जी गफूर हैदरी साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सदर साहब की तकरीर पर और उसके इख्तितामी आज एक तरह से तकरीब है उस पर मुझे मौका इनात फरमाया। काफ़ी दिनों बाद फिर हम बैठे हैं सदर साहब की स्पीच को टटोलने के लिए, उसका तज्ज़िया करने के लिए। जनाब चेयरमैन, सदर साहब जो एक आइनी सरबराह होता है हमारी रियासत का, उनकी स्पीच जो है वो इतना हमहगीर होना चाहिए था कि जो मुल्क के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की तजावीज़ उनकी स्पीच में होनी चाहिए थी। जो पसमानदा इलाके हैं उसको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उनके तजावीज़ होनी चाहिए, और फिर जो तजावीज़ वो हुकूमत को दे फिर उनसे पूछे भी कि जी मैंने इतने गिरां कदर तजावीज़ दिए थे तो आपने उनका क्या किया। और वो पूरा साल का पैकेज होता है, उसमें खारिजा पॉलिसी भी होती है, दाखिला पॉलिसी भी होती है, उसमें जनाब वाला ये सारी चीज़ें होती हैं हुकूमत की रहनुमाई के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब हम सदर साहब की तकरीर को देखते हैं तो हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। अब ऐसे में सदर साहब ने तो अपनी तकरीर कर दी, अच्छी बात है, जैसे भी थी एक मुरवजा तकरीर थी। ज़ाहिर है हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले इसको मिसाली तकरीर कहेंगे, लेकिन अपोजिशन वाले कहेंगे कि जी मुल्क के लिए, कौम के लिए कम अज़ कम इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जनाब वाला, जैसे मैंने कहा कि सदर साहब का जो बयान होता है, सालाना जो उनकी तकरीर होती है, वो साल भर के पॉलिसियों के लिए आईनादार होता है। तो वो न आईना है न दार है उसमें, बल्कि तख्तेदार है। इसी तरह मेरे कायद ने बिल्कुल सही फरमाया था कि जो मौजूदा हुकूमत आई है इनमें मसाइल को हल करने की सलाहियत ही नहीं है। और बिलावल भुट्टो ने बड़ा खूब कहा था, और पहले रोज़ कहा था कि ये सिलेक्टेड है और उनमें कोई विजन नहीं है, कोई विजन का फुकदान है, कोई बेहतरी लाने का फुकदान है। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वाकई ये सारी बातें जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था, बिलावल साहब ने कहा था, दीगर लीडरों ने कहा था, वो एक एक होकर के सच साबित हो रहे हैं। जनाब वाला, इन्होंने बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि हम यहाँ 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे अगर बरसर इक़्तिदार आए, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे अगर हमें हुकूमत मिली। इसी तरह पाकिस्तान की इक़्तिसाद को, इकानमी को इतना मजबूत करेंगे कि बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियाँ करेंगे। लेकिन ये सारी सूरत हाल आज हमारे सामने है कि जितने भी दावे किए थे उनमें से एक दावे पर भी अमल नहीं हो सका। उन्होंने ये भी फरमाया था कि जी अगर मुझे कहा गया कि आपने IMF के पास जाना है तो IMF से पहले मैंने खुदकुशी करना है। अब आज स्टेट बैंक में IMF, आपके FBR में IMF, आपके फाइनेंस में IMF, अब कौम को इंतज़ार है कि वज़ीर आज़म साहब कब खुदकुशी करेंगे। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये पॉलिसियाँ, ये गुफ्तगू, इस तरह का अंदाज़ अगर आप नहीं कर सकते थे या आपकी ऐसी सलाहियत नहीं थी तो फिर इस तरह के बुलंदबाग दावे आपने क्यों की। जनाब वाला, फिर रियासत मदीना की बात करके मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि रियासत मदीना को गिराने, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए तो काम हो रहे होते हैं। कहीं मंदिर बन रहा होता है, कहीं
जनाब आली गुरुद्वारे बन रहे होते हैं सरकारी फंड से और मस्जिदें गिराई जा रही है, तो क्या रियासत मदीना में कोई इस तरह का माहौल था, इस तरह किया जाता था? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना को मुतनाज़ा बनाने, रियासत मदीना की तौहीन और उसकी तक़दीस को पामाल करने के लिए ये ऐसे इक़दामात कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं रियासत मदीना। मेरे भाई ने यहाँ फरमाया कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि लौ मातल कल्ब जूअन अला शत्तिल फुरात, लौ मातल जूअन अला शत्तिल फुरात लकाना उमर मसूलन अन्हु यौमल क़ियामा। अगर दरियाए नील के किनारे पर भी मेरी रियासत में अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाएगा तो उस कुत्ते के बारे में भी मुझसे सवाल किया जाएगा। रियासत मदीना को चलाने वाले सैयदना उमर ने ये ऐलान किया था कि कुत्ते की भूख का सवाल भी मुझसे होगा। कोई इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी भूख से मर जाएगा तो उसका सवाल मुझसे होगा। आपने जो बजट दिया है उस बजट की रोशनी में गरीब का क्या हाल बना है? 35 से 40% अब भी लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जनाब चेयरमैन, हमारे इलाके में शायद आप वाकिफ़ न हो, जब मैं गांव जाता हूं तो लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, वो कहते हैं मौलवी साहब इतना सा थोड़ा सा चावल हम डाल के जोश दे के अपने बच्चों को एक शोरबा बना के उनको पिलाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सालान और ये चीज़ें तो अपनी जगह पे। अब इस ऐसी रियासत को आपने रियासत मदीना बनाना था, भूख आपने ख़त्म करनी थी, गुर्बत ख़त्म करना था आपने, लेकिन आपके इक़दामात से जिस तरह मुल्क जो है वो दिवालिये की तरफ जा रहा है, आपका इक़्तिसाद बर्बाद हो गया है, बुलंद बांग दावे, लेकिन आपने, आपका बजट है, आपने कहा है, मैं नहीं कह रहा, आपने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0 पे आ गया है। ये आपका कहना है, ये बजट अभी भी मौजूद है और आपके सामने भी होगा। तो इस किरदार के मालिक और इन्होंने मुल्क को जो है रियासत मदीना बनाने वाले हैं। और पर बदकिस्मती ये है जनाब चेयरमैन, जब हम उनको आईना दिखाते हैं तो वो फिर आगे से हमें कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है। मेरे साथ तुम दावा करते हो, मेरे साथ तुम दावा करते हो कि हम मुल्क दुश्मन हैं। आप तारीख उठा के देखिए, आप शायद बर्र सगीर के तारीख से वाकिफ़ नहीं है। कल जो हम परसों जो हम 13 जुलाई कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे, मैं दावे से कहता हूं कि उन 22 नौजवानों ने एक अजान की तकमील के लिए जाम शहादत नोश की, वो मेरे कबील से थे, वो मेरे कबील से थे, आपसे नहीं थे। जो डोगरा राज को चैलेंज किया 1947 में और श्रीनगर तक पहुंचे, वो मेरे कबील से थे, मुजाहिदीन थे, वो आप में से नहीं थे। आप मुझे चैलेंज करते हैं, आप बर्र सगीर के दरो दीवार से पूछे, आप वहां के शजर व हजर से पूछे कि तुम्हारे टहनियों में और तुम्हारे साथ जो लाशें लटक रही थी वो किन की लाशें थी, तो वो भी गवाही देंगे। हिंदुस्तान के दरो दीवार और दिल्ली के दरो दीवार गवाही देंगे कि ये उलमाए देवबंद और उनकी लाशें थी जो आज़ादी के शहसवार थे, जो अंग्रेज के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। शामिली के मकाम पर 1857 में जो जंग लड़ी गई, उसका भी आप पता करें, उसका भी पढ़ें आप तारीख में कि उस जंग की क़यादत कौन कर रहे थे, जिसे बाद में जंग गदर का नाम दिया गया था। हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं, आज भी जंग आज़ादी कहते हैं। तो वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हाफिज जामिन शहीद, मौलाना रशीद अहमद गंगोही। अंग्रेज जंग से 10 ब-10 लड़ाई हुई, हाफिज जामिन शहीद और बहुत सारे लोग शहीद हो गए। ये कौन लोग थे? ये मेरे कबील से थे जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे। जनाब चेयरमैन, मैं आपको बताऊं, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, खुदारा ये तारीख का मुताला करें। असीर माल्टा मौलाना शेख खलीद महमूद उल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उज़ैर गुल, ये कौन थे? किस कबील से ताल्लुक़ रखते थे? नूरा बेंगल जो रियासत खारान की बदनीयती से गिरफ्तार हो गया, वो भी माल्टा पहुंचा। ये लोग कौन थे? ये मेरे कबीले से थे। ये
इस हिंदुस्तान को, बर्र-ए-सगीर को आज़ाद करने के लिए इन्होंने जानों का नजराना पेश किया। आज आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क दुश्मन हैं। आज आप कह रहे हैं, मुझे दुख होता है, यकीन जानिए मैं किसी को बुरा भला कहने के लिए अब खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं आईना दिखाना चाहता हूं। मैं तारीख का एक शागिर्द हूं, मैं चाहता हूं कि वो भी तारीख का मुताला करे कि हमारी तारीख क्या है। और आज हमें आप मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। खुदा का खौफ करो। और अल्फाज का चुनाव जो है ना, अजराह करम अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़रा एहतियात से करना चाहिए। आप आज भी बर्र-ए-सगीर की तारीख पढ़े जनाब चेयरमैन, बर्र-ए-सगीर के जितने भी हुकूमत खाने थे उनको हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ ने आबाद किया। आज़ादी की जद्दोजहद में या हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मेरा खून शामिल है, मेरा खून शामिल है। इस रियासत की आज़ादी में मेरा खून शामिल है। मैं पेश कर सकता हूं हजारों लोग, लाखों लोग, लेकिन मेरे मुकाबले में जो मुझे मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, आप उनसे भी पूछें कि आपके आबा अजदाद ने क्या कुर्बानियां दी। मैं तो एक बहसियत तहरीक रेशमी माल, तहरीक खिलाफत, तहरीक तरके मवालात, ये सारी तहरीकें मैंने चलाई है। आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप मुल्क दुश्मन हैं। अफसोस है मुझे, यकीन जानिए कि मैं ऐसे अल्फाज मेरे पास नहीं हैं कि मैं ऐसी बातों की मजम्मत करूं। हिंदू बस मैं मोदी जब से आया उसने अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह की। अब सदर साहब की तकरीर में ये चीजें भी तो होनी चाहिए कि कश्मीर का हमने क्या करना है। 5 अगस्त को जो मोदी ने आइन में तरमीम करवा के कश्मीर को हड़प किया, क्या रद्द अमल आया? क्या रद्द अमल आया? आना चाहिए था। इस मोदी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो कश्मीर को जम करूंगा पाकिस्तान में। हमने उसके तदारुक के लिए क्या किया? फिर वो जब बरसरे इक़्तिदार आया, आइन में तरमीम किया, तो फिर आलमी सतह पे हमने क्या किया? तो मेरे मोहतरम चेयरमैन साहब, बात यह है कि सिर्फ दावों से, बातों से बात नहीं बनती, बल्कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि अमली इक़दाम किया जाए। आज कश्मीरी पाकिस्तान के नाम पे मार खा रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पे शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और हम या यहाँ करारदाद एक पास करते हैं या फिर एक मज़म्मती बयान जारी करता है वज़ारत ख़ारिजा, और उससे आगे हमारा कोई अमल, कोई किरदार, कोई कदम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेनी चाहिए। अपोजिशन का मकसद हुकूमत पे तनकीद करना होता है, हुकूमत की इस्लाह करनी होती है, और हुकूमत का मकसद अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना होता है। हुकूमत को अपोजिशन नहीं करनी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अपोजिशन करती है और अपोजिशन को मुश्तइल करके, ताकि अपोजिशन मुकाबले में खड़ी हो। आज सूरत हाल मुल्क की क्या है? बेरोज़गारी, टीचर्स हड़ताल पे, डॉक्टर्स हड़ताल पे, ज़मींदार हड़ताल पे, किसान और मजदूर और सनती मजदूर हड़ताल पर, और इसी तरह स्टील मिल के जो है 9,500 हज़ार लोगों को बेरोज़गार किया गया है। और मीडिया पर कदगन है, मीडिया पे कदगन है। मीर शकील रहमान गिरफ्तार है, जंग ग्रुप पे पाबंदी है, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस है, और उन पर भी उन्होंने कदगनें लगाई हैं। और हमारी बात तो 2 सितरे भी अखबारात में शाये नहीं होती। उनको पाबंद किया गया है कि JUI का कोई भी बयान हो उसको शाये न किया जाए। लेकिन ये वक्त है, गुजरता है, ये वक्त है, गुजरता है। हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तान में, हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तान में। हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए। तो मैं ये मुख्तसर अर्ज रखना चाह रहा था आज आपकी खिदमत में। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी,
उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मुलाजिमीन के लिए हर साल बजट में उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, मगर 10% भी ये इजाफा नहीं कर सके। पेंशनर्स बेचारे जो उसी पेंशन को लेके घर चलाते हैं, उनके पेंशनों में इजाफा नहीं हुआ। तो हम बैठे यहाँ किस लिए हैं? रिफाह अवामुन्नास के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी पोजीशन ये है कि हम अपने तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सके तो मुलाजमीन की तनख्वाह क्या बढ़ा सकेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब।